नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं भारतीय इतिहास के अगले अध्याय में, जो साइमन कमीशन के बाद का समय है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 में आती है। इसके चेयरमैन हैं श्री मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में अडॉप्ट किए जाएं, इस बारे में बात की थी। इस रिपोर्ट के मेन आर्किटेक्ट हैं मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इसकी रिकमेंडेशन ये पता करने के लिए थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके उलट जिन्ना साहब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया नेहरू रिपोर्ट को, और अपने अलग 14 पॉइंट दिए 9 मार्च 1929 को। जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स इस 14 पॉइंट्स में बताई। इसके बाद लाहौर का सेशन हुआ दिसंबर 1929 में। वहां पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस नेशनल मूवमेंट का गोल है। 31 दिसंबर 1929 को नया जो तिरंगा अडॉप्ट किया गया था उसको फहराया गया 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे तय कर दिया गया। उसके बाद से उसे मनाया जाने लगा इंडिपेंडेंस डे की तरह, जिसके बाद से ब्रिटिश रूल के सामने हम लोग को और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होता है 1930 में। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए गांधी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं अपने 78 और अनुयायियों के साथ में, और एक मार्च शुरू होती है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी, नवसारी जिले में एक छोटा सा जो गांव है, वहां जाके सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए। गांधी 24 दिनों में 240 मील चलते हैं 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, और समुद्र किनारे जब वो 6 अप्रैल को पहुंचते हैं तो सॉल्ट लॉ तोड़ देते हैं, थोड़ा सा नमक जो है समुद्र से उठा के। ये करने के साथ ही गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं, और उससे बड़ा मूवमेंट भारतीय इतिहास या नेशनल मूवमेंट में और कोई नहीं है। उसमें कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन होता है। वो इतना ताकतवर हो जाता है कि इंडियन सोल्जर्स में भी पेट्रियोटिज्म आ जाता है। गढ़वाल सोल्जर जो होते हैं वो पेशावर में लोगों के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर देते हैं। 5 मई 1930 को गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद और बॉयकॉट शुरू होता है फॉरेन गुड्स का, और एक नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है जिसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। उसके कुछ ही समय बाद मास अरेस्ट, लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग वगैरह होता है, और लगभग 1 लाख लोग जेल चले जाते हैं। इसके बाद पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है सन 1930 में। ये लंदन में होता है नवंबर 12, 1930 में, साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देती है। ये कमीशन सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस में हो ये प्रपोज करता है, और जो ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन या प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पे एक सेंटर में भी। लेकिन मुस्लिम लीग, लिबरल और अन्य पार्टियां जो यहाँ इकट्ठी होती हैं कमीशन रिपोर्ट के लिए, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ना होने की वजह से सफल नहीं कर पाती हैं, और 2 जून 1931 को ये कॉन्फ्रेंस एडजर्न करनी पड़ जाती है। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद पैक्ट या दिल्ली पैक्ट साइन होता है। 2 सप्रू और जयकर जो दोनों लोग हैं वो 1931 की शुरुआत में गांधी और गवर्नमेंट के बीच में दोबारा से बातें शुरू करवाते हैं। वाइसरॉय लॉर्ड अरविंद अंत में एक पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को, जिसके बाद कांग्रेस ये मूवमेंट बंद कर देती है और एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में लंदन में। लॉर्ड विलिंगडन भारत के वाइसरॉय हैं, और सितंबर से दिसंबर 1931 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं लंदन। ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके सामने
भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समस्याओं को ठीक करने के लिए कंसेशन देने के लिए मना कर देती हैं, जिससे कि इंडिपेंडेंस में भारत जाए। ये कॉन्फ्रेंस गांधी जी, क्योंकि अंत में रामसे मैकडोनाल्ड को ये नहीं समझा पाते हैं कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ गलत है, और इंडिया के फ्रीडम की डिमांड पे भी ब्रिटिश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस जब 1 दिसंबर 1931 को ख़त्म होती है तो कोई उसमें रिजल्ट निकल के नहीं आ पाता है। इसके बाद कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते ही, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ये अवार्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का 16 अगस्त को अनाउंस करते हैं। इसमें मुस्लिम, सिख और यूरोपियन लोगों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो फास्ट पे चले जाते हैं प्रोटेस्ट में इस अवार्ड के खिलाफ, क्योंकि ये इंडिया को कम्युनल बेसिस पे डिवाइड करने के लिए बना था। और अन्य कई पॉलिटिकल लीडर्स फास्ट पे जाते हैं, लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं इस बात से। इसके बाद मास मीटिंग्स होने लगती हैं भारत में अलग अलग जगह पे। मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, MC राजा सब एक्टिव हो जाते हैं, और अंत में पूना पैक्ट साइन होता है भारत में। पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में साइन होता है 25 सितंबर 1932 में। ये जो डिससेटिस्फैक्शन हिंदुओं में आ रहा था कम्युनल अवार्ड के बाद, गांधी जो फास्ट पे थे इसकी प्रोटेस्ट में, इसमें ये कहा जा रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो दी जाए वो अबैंडन कर दी जाए, और लेकिन जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन था उनका 71 का वो बढ़ा के 147 कर दिया जाए, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 18% कर दिया जाए। जब पूना पैक्ट साइन होता है तो ये अवार्ड अनल कर दिया जाता है और गांधी जी अपनी फास्ट बंद करते हैं। कई सारे हिंदू लीडर, BR अम्बेडकर, हरिजनों की तरफ से एक पैक्ट साइन करते हैं। इसमें हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस जॉइंट इलेक्टोरेट पे लड़ने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं निकल के आता है, क्योंकि नेशनल लीडर सब जेल में हैं उस समय। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसमें 1930 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट साइन हुई थी उसके बेसिस में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। तो रॉयल असेंट मिलता है इस एक्ट को 4 अगस्त 1935 को, और ये एक्सटेंड करता है जब तक कि और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो चल रहे थे उनको सारे को, लेकिन उसके साथ ही साथ नए प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, जो प्रोविंसेस को अलग अपने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको और ज़्यादा ताकत मिलती है। इसके बाद डायरकी जो थी प्रोविंसेस में वो इसने ख़त्म कर दी, कि जो अपर हाउस वहाँ पे भी लोअर हाउस उस तरह बना रहे थे, और एक होता था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स काफ़ी हो गए थे, तो वो डायरकी ख़त्म करके उसी को ज़्यादा ताकत दे दी। मिनिस्टर्स को लेजिस्लेशन और फेडरेशन के लिए सेंटर पे भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। अभी तक जो सेंटर पे डायरकी होती थी उसमें गवर्नर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ज़्यादा पावर्स होती थी, लेकिन इसके बाद से वो भी पावर्स जो है मिनिस्टर्स को मिली, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। 1935 का जो एक्ट है वो सारे सेक्शंस ने उसे कंडेम किया और कांग्रेस ने भी उसे रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने ऐसा कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन की जाए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, और वो फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के लिए नेहरू कहते हैं कि इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। कांग्रेस ने इस एक्ट को अपोज किया, लेकिन इलेक्शंस जो हुए उस समय उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। 1 अप्रैल 1937 में मिनिस्ट्रीज बनाई, पहले 6 प्रोविंसेस में और फिर 2 में और, तो कुल 8 प्रोविंसेस में। मुस्लिम लीग इससे खुश नहीं थी कांग्रेस रूल से, और जिन्ना जो कि कहते हैं कि कांग्रेस वाज ड्रंक विद पावर एंड वाज अप्रेसिव अगेंस्ट मुस्लिम्स ड्यूरिंग देयर रूल एज मिनिस्टर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर देती हैं।
जब दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू होता है और ब्रिटेन भी उसमें हिस्सा लेने लगती हैं भारत के नेताओं से बिना पूछे बताए, तो वायसरॉय बताता है कि भारत भी अब एक बेलिजरेंट कंट्री है, उसमें हिस्सा ले चुकी है। इसका इंडियंस क्रिटिसिज्म करते हैं और कांग्रेस एक स्टैंड लेती है कि भारत या अपने आप को या कांग्रेस भी इससे जोड़ के नहीं रखेगी वॉर से, और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए जो है फ्रीडम बहुत ज़रूरी है जो भारत को नहीं दिया गया है। कांग्रेस कहती है कि पहले भारत को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए, उसके बाद ही वो ब्रिटेन की मदद कर सकती है युद्ध में। वायसरॉय अक्टूबर 17, 1939 को कांग्रेस की डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, और गवर्नमेंट एक स्टैंड लेती है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो युद्ध के बाद डिस्कस करेगी। कांग्रेस इसको वायसरॉय के रिप्लाई को पूरी तरह कंडेम कर देती है और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हर जगह 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर देती हैं। जिन्ना इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो इंडियन मुस्लिम्स को कहते हैं कि वो सेलिब्रेट करें इस रेजिग्नेशन के दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस की तरह। इसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन दिया जाता है 24 मार्च 1940 को। 1930 को इकबाल जो कि यूनियन जो है भारत का यूनियन जो है फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को मुस्लिम स्टेट बनाया जाए फेडरेशंस के साथ, ऐसा प्रपोज कर चुके थे। तो ये एक क्रिएटिव आइडिया बन के आता है और 30s में लोग इसके बारे में और सोचते हैं और फिर नए रिफॉर्म्स आते हैं। फिर चौधरी रहमत अली जो कि एक आइडियलिस्ट थे, वो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कैम्ब्रिज में, जिससे कि कई सारे यंग मुस्लिम्स बहुत खुश होते हैं और एक पाकिस्तान शब्द आता है, पाकिस्तान जो कि बाद में पाकिस्तान बनता है 1935 में। उनके आइडियाज़ जो थे वो 7 साल के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बन जाता है जिन्ना का, और एक नया नाम और स्लोगन और बैनर जिन्ना को मिल जाता है। इकबाल की जो थ्योरी है और जो रहमत अली का विजन है और मुसलमान सब इकट्ठे आ जाते हैं ब्रिटिश पीरियड में, और इसकी ही वजह से एक इंडिया के अंदर पाकिस्तान बनाने वाले लोगों का सेक्शन बढ़ जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इसी में, क्योंकि जो लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का 24 मार्च 1940 को, उसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया जाता है और जो फेडरल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताई गई थी उसके खिलाफ बात की जाती है। उसके बाद लिनलिथगांव का ऑफर है, जिसे अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लिनलिथगांव ने एक प्रपोजल रखा जिसे अगस्त ऑफर बोलते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डोमिनियन स्टेटस भारत को देने की बात मानती है कि, और ये कहते हैं कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, भारतीयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बनाना, और जो माइनॉरिटीज़ की व्यू हैं उसको पूरा वेट दिया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में। आज़ाद जो 42 के बाद से लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को युद्ध में जोड़ने के लिए ये दिया गया है, और मुस्लिम लीग इस ऑफर को वेलकम करती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनेगा जो मुस्लिम्स के अप्रूवल के बिना बने। लीग डिक्लेयर करती है कि सबसे बड़ी समस्या भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो सिर्फ पार्टीशन से ही सॉल्व हो सकती है। तो अगस्त ऑफर फेल कर जाता है इंडियन कोऑपरेशन जीतने में वॉर के लिए, और कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो दरार थी वो और गहरी हो जाती है अगस्त ऑफर के बाद। इसके बाद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस या इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो जाते हैं अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया जाए 17 अक्टूबर 1940 को, और विनोबा भावे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बनते हैं जो 21 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद नेहरू, पटेल, कई लोग इकट्ठे अरेस्ट होते जाते हैं, और इसी की वजह से क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं ला पा रहा था, तो अंत में गांधी को इसे सस्पेंड करना पड़ता है। फिर मार्च अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच के कि वो भारतीय समस्याओं को और इग्नोर नहीं कर सकती है युद्ध की वजह से, अंत में वो लेके आती है ये, और क्योंकि जापानीज इंडियन बॉर्डर के पास आ रहे थे और 7 मार्च 1942 को रंगून भी जापान जीत चुका था, साउथ ईस्ट एशिया में जापान बहुत आगे बढ़ रहा था,
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोऑपरेशन जिससे कि इंडियंस से मिल पाए, इसलिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे, वो भारत आते हैं जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो जाए। वो इंडियन लीडर्स को भी जेल से निकलवा देते हैं और डोमिनियन स्टेटस युद्ध के बाद भारत को मिलेगा ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात यहाँ के लीडर साफ मना करते हैं क्योंकि ये प्रपोजल्स बहुत पुराने हो चुके थे और अंत में क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो वो बिल्कुल बेकार था क्रिप्स मिशन गांधी की नज़र में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस की मीटिंग होती है गोवलिया टैंक मुंबई में, जहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है क्विट इंडिया का, जहाँ पे गांधी जी ब्रिटिश से कहते हैं कि वो इंडिया को क्विट कर दें और एक डू और डाई का स्लोगन देते हैं, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। फिर 9 अगस्त 1942 को सारे प्रोमिनेंट लीडर्स गांधी, नेहरू, पटेल वगैरह अरेस्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन जेपी, लोहिया, अरुणा असफ अली, उषा मेहता वगैरह स्ट्रगल कंटिन्यू करते हैं। वायलेंस फैल जाता है पूरे देश में, गवर्नमेंट ऑफिसेज डिस्ट्रॉयड और डैमेज हो जाते हैं, टेलीग्राफ वायर काट दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है बलिया यूपी में चित्तू पांडे की अध्यक्षता में। इसके अलावा तामलुक मिदनापुर जिला बंगाल में सती सामंत के अध्यक्षता में, सतारा महाराष्ट्र में वाई चौहान और नाना पाटिल उसको लीड करते हैं, सबसे लंबे समय तक यही चलती है। तालचेर उड़ीसा में गवर्नमेंट इसको क्रश कर देती है, बाद में शुरुआत में बनती है। इसके बाद 10 फरवरी से 7 मार्च 1943 तक गांधी जी फास्ट रखते हैं 21 दिन का जेल में। 13वें दिन के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके सर्वाइवल की लोगों को उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन उनके मॉरल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्टैमिना की वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं 21 दिन का फास्ट। ये उनका जवाब था गवर्नमेंट को, जो वायलेंस जो लोग कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो अंग्रेजों ने भी किया, उसके खिलाफ। उसने लोगों को भी कहा कि ये गलत है और गवर्नमेंट को भी कहा कि गलत है, कि दोनों ही पार्टियों को वायलेंस से बचना चाहिए। उसके बाद CR फॉर्मूला आता है सन 1944 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक कमीशन अपॉइंट करते हैं जिससे कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वहां उस जगह को डिमार्केट किया जाए, उस तरह की जगहों में जनमत संग्रह प्लेबिसिट किया जाए एडल्ट सफरेज के आधार पर, जिससे कि सेपरेशन के इशू को डिसाइड किया जा सके। उनको ये फ्रीडम दिया जाएगा कि उन्होंने किसी एक सॉवरेन स्टेट को फेवर किया तो वो उसमें जा सकते हैं। जो लोग पार्टीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो एग्रीमेंट एक तय होगा, जॉइंटली तय किया जाएगा डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के फील्ड्स में। मुस्लिम लीग को कांग्रेस के डिमांड्स जो थे इंडिपेंडेंस के, उसे एक्सेप्ट करना होगा और कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करना होगा प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में। इस पर जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया कि वो चाहते थे कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे 2 नेशन थ्योरी और नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्लेबिसिट में वोट करने का मौका दिया जाए। लेकिन VD सावरकर ने पूरी तरह इस बात को कंडेम कर दिया, पूरे प्लान को ही कंडेम कर दिया। इसके बाद वेवल प्लान हुआ जो शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में आया 14 जून से 14 जुलाई 1945 में। वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी यूरोप में, वो ठीक हुई और साल के 1945 की शुरुआत से ही, और इंडिया को जो वॉर जापान के साथ आगे करना था उसके लिए इंडिया की ज़रूरत पड़ी थी अंतिम 2 साल के लिए। भारत के अंदर भी परिस्थितियां दिन ब दिन खराब हो रही थी इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से, और जो सूखे पड़ रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा एक प्लान के साथ इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन हुई इंडियन प्रॉब्लम पे, और लॉर्ड वेवल जो वाइस रॉय थे भारत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको कि वेवल प्लान कहते हैं। प्लान जो था वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे मेनली कंसर्न था और उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया जाएगा ऐसा कहता था। मेन प्रपोजल था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देगी कम्युनिटीज को सारी, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देगी हिंदूज और मुस्लिम को।
जैसे ही प्लान इशू होता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को जेल से छोड़ दिया जाता है। प्लान में 22 इंपॉर्टेंट लीडर्स को शिमला बुलाया जाता है बाबल प्लान को कंसिडर करने के लिए, लेकिन कोई निर्णय निकल के नहीं आ पाता है। समस्या ये हो रही थी कि मिस्टर जिन्ना जो थे वो बिल्कुल ये नहीं मानना चाहते थे मिस्टर जिन्ना का ये कहना था कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम मेंबर्स जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के अप्रूवल वाले ही लोग हों और कांग्रेस के कोई लोग ना हों। तो इसकी वजह से कम्युनलिज्म फिर से एक समस्या बन गया था इस चीज को ठीक कर पाने में। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो लड़ाई है वो उनके लिए तो अच्छा ही है, उतने ही दिन वो ज्यादा काट सकते थे। इसके बाद आईएनए के ट्रायल होते हैं नवंबर 1945 में। पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों को रेड फोर्ट में नवंबर 1945 में ट्रायल पर रखा जाता है और कांग्रेस के बेस्ट एफर्ट्स एक लीगल बैटल लड़ने के बाद भी अंत में उनको कॉन्विक्ट किया जाता है किंग एम्परर के खिलाफ वॉर वेज करने के गुनाह पे। इंडियन पब्लिक ओपिनियन का जो प्रेशर था कन्विक्शन के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे बहुत हिल गई और अंत में उनको ये जो सेंटेंसेस दिए गए थे इनके ऊपर उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। इसके अलावा बहुत ही जल्दी सोल्जर्स भी इससे गुस्सा हो गए थे। चीफ डिफेंस एडवोकेट जो आईएनए ट्रायल के थे वो थे भूला भाई देसाई। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब भी लॉयर की तरह काम कर रहे थे आईएनए ट्रायल्स में। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, जापानीज जब ब्रिटिश को साउथ ईस्ट एशिया में हरा देते हैं और कई सारे इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ले लेते हैं, तब मार्च 1942 में एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडियंस की टोक्यो में। वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं और बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो जून 1942 में होती है उसमें रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है इस लीग का। मोहन सिंह एक इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना भी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो भारत से भाग के बर्लिन निकल गए थे 1941 में, वो इंडियन लीग शुरू करते हैं वहीं पे। जुलाई 1943 में वो इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं सिंगापुर में। रास बिहारी बोस वो लीडरशिप उनको दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जब सुभाष चंद्र बोस वहां आ जाते हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को बनाते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स हैं जिनका नाम है सुभाष, गांधी और नेहरू, और एक रानी झांसी ब्रिगेड है जो महिलाओं की है। लेकिन जापान 1945 में हार जाता है और इंडियन नेशनल आर्मी भी सब्सिक्वेंटली खत्म हो जाती है। एक एयर क्रैश होता है ताइपेई में जिसमें कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस की भी मौत हो गई जब वो ताइवान जा रहे थे, ताइवान से टोक्यो जा रहे थे 18 अगस्त 1945 को। फिर एक रॉयल इंडियन नेवी या रेटिंग्स म्यूटनी होती है 18 फरवरी 1946 को, जब बॉम्बे रेटिंग्स जो हैं HMS तलवार के वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक म्यूटनी करते हैं और खाना भी अनपैलेटेबल, खाने लायक नहीं होता है। और BC दत्त का जो अब्यूज होता है, जो कि क्विट इंडिया चिल्लाते हैं शिप पे, तो 19 फरवरी को HMS हिंदुस्तान जो कराची में खड़ा था वो भी म्यूटनी कर देता है इनके साथ मिलके। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना दोनों मिलके परसुएट करते हैं रेटिंग्स को सरेंडर करने के लिए 23 फरवरी 1946 को। ब्रिटिशर पहली बार सीरियसली पैरालाइज हो जाते हैं, सीरियसली समझ पाते हैं कि ये अवेकनिंग आ चुकी है इंडियंस में और वो रिवोल्ट कर रही हैं आर्म्ड फोर्सेस भी, तो इसलिए अंत में उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है मार्च से जून 1946 में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली एक डिक्लेरेशन देते हैं 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आएगा और रिकमेंडेशन दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो भारत में किए जाएंगे। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
सर स्टैफर्ड क्रिप्स और सर एवी अलेक्जेंडर भारत आते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफ़िकल्टीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। ये मिशन ऐसा सोचता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और वही इंटरिम गवर्नमेंट का भी काम करेगी। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है ये प्लान 6 जून 1946 को, लेकिन ये साथ साथ ज़रूर बोलती है कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट भी बननी चाहिए। कांग्रेस भी पार्शली एक्सेप्ट कर लेती है प्लान को। फिर डायरेक्ट एक्शन कैंपेन होता है 16 अगस्त 1946 को। कांग्रेस की जो सक्सेस होती है वोटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे खफा होकर मुस्लिम लीग एक डायरेक्ट एक्शन कैंपेन शुरू करती हैं 16 अगस्त 1946 में, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं भारत में। इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर 1946 को। कांग्रेस के मेंबर्स जिनके की लीडर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती है। इसके बाद मुस्लिम लीग इससे बिल्कुल विड्रॉ भी कर लेती है बाद में और कैबिनेट मिशन प्लान को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें पहली मीटिंग होती है तो राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ये असेंबली कभी ज्वाइन नहीं करती है। इसके बाद क्लेमेंट एटली का अनाउंसमेंट आता है 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश विड्रॉ करेगी भारत से 30 जून 1948 तक और माउंट बैटन अब रिप्लेस करेंगे लॉर्ड वावल को अंतिम वाइस रॉय बन के। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है, जो मार्च में ही माउंट बैटन जब रिप्लेस करते हैं तो उनका प्लान है। उसमें प्लान बॉल्कन अबैंडन कर दिया जाता है इस प्लान के लिए। उनका पहले का प्लान बॉल्कन था। इसमें एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक आ गया था मुस्लिम लीग के रिफ्यूजल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने का, इस पे माउंटबैटन फार्मूला काम करता है कि भारत को डिवाइड कर दिया जाए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी रखी जाए। तो इसलिए सिर्फ पंजाब और बंगाल को किया जाएगा डिवाइड, क्योंकि जो बाकी बच के आएगा उससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की पोजीशन कुछ एक्सटेंट तक बनी रहेंगी। लीग की पोजीशन जो पाकिस्तान पे थी वो भी मान ली जा रही है, लेकिन कांग्रेस की पोजीशन जो है यूनिटी की वो भी बनाई जा रही है और पाकिस्तान को छोटे से छोटा बनाया जाए। तो वो एक डिटेल्ड प्रिंसिपल देता है पार्टीशन का और स्पीडी ट्रांसफर पॉलिटिकल पावर्स का कैसे किया जाए और डोमिनियन स्टेटस कैसे दिया जाए नए बने हुए इंडिया और पाकिस्तान के डोमिनियंस को, ये बताता है। कांग्रेस इसे एक्सेप्ट करती है और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर ही लेती है, तो इसी की वजह से पाकिस्तान बनना तय हो जाता है। फिर 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। इसमें जो है माउंट बैटन प्लान के प्रोविजंस लिए जाते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे जाते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होके आता है। उसमें पार्टीशन के डिटेल्ड मेजर्स बताए जाते हैं, पॉलिटिकल पावर्स का ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए जो नई गवर्नमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान में बनी उनको, और स्टेट्स का इंटीग्रेशन फिर होना शुरू हो जाता है 15 अगस्त 1947 से। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं भारत के साथ। कश्मीर के राजा हरी सिंह अक्टूबर 47 में सीड करते हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स के इन्वेजन के बाद। जूनागढ़ का नवाब जो कि एक मुस्लिम था और लेकिन वहाँ की जनसंख्या हिंदू थी, तो वो फरवरी 48 में एक रेफरेंडम होता है वहाँ पे और वो लोग तय करते हैं वो भारत में जाएंगे। तो जूनागढ़ के नवाब को अंत में भाग के पाकिस्तान जाना पड़ता है। इसी तरह हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उनको भी सीट करना पड़ता है इंडियन यूनियन के सामने, क्योंकि इंटरनल एनार्की शुरू हो जाती है और भारत भी मिलिट्री एक्शन करता है उनके खिलाफ सितंबर 1948 में। इसके अलावा फ्रेंच कॉलोनीज़ का इशू होता है, तो 1954 के अंत तक फ्रेंच कॉलोनियल रूल जो है पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल और यनम का, वो भी ख़त्म हो जाता है और ये सारी टेरिटरीज़ भी भारत में जोड़ ली जाती हैं। इसके अलावा पुर्तगाली कॉलोनीज़ जो इंडिया की हैं, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर और हवेली की, वो भी 1954 में दादर नगर हवेली लिबरेट की जाती हैं और फिर गोवा में भी 1961 में दमन, दीव और गोवा भी पुर्तगालियों से भारत वापस ले लेता है। इसके बाद अब हम लोग बाकी अगले चैप्टर में। धन्यवाद।